हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन योर न्यू क्लास। और जो आज की क्लास है हमारी वो है टीओई प्रैक्टिस पेपर क्लास 11th का सॉल्यूशन। उसका आज हमारा फोर्थ पार्ट आज हम करने वाले हैं। और आज का जो टॉपिक हमने सेलेक्ट किया है क्वेश्चंस के लिए वो है परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। बिकॉज ये दोनों के दोनों आपस में एक दूसरे से कोरिलेटेड है, यानी कि परमुटेशन, कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो पहले हम परमुटेशन कॉम्बिनेशन के क्वेश्चंस करेंगे, आफ्टर दैट हम फिर प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस करेंगे। ओके गाइज, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग ईच ऑफ 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट्स कैन बी फॉर्म्ड फ्रॉम द लेटर ऑफ द वर्ड इनवॉल्यूट। तो देखिए हमारे पास में जो वर्ड है इनवॉल्यूट है, और सवाल में ये पूछा गया है कि इन वर्ड्स में से 3 वोवल्स लेने हैं हमें और क्या करना है, 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं। उनको एक साथ यूज करके हमारे कितने वर्ड्स बन सकते हैं, चाहे उनका कोई मीनिंग हो चाहे उनका कोई मीनिंग ना हो। तो आई थिंक क्वेश्चन इज वेरी क्लियर। क्वेश्चन इज व्हाट कि इनवॉल्यूट वर्ड है हमारे पास में से, इसमें से हमें 3 वोवल्स लेने हैं और 2 कॉन्सोनेंट लेने हैं, और ये बताना है कि भाई ऐसे कितने वर्ड्स बन जाएंगे। ओके गाइज, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 3 वोवल्स लेने पहले तो इसमें से, तो पहले तो आप ऐसा कीजिए, इनवॉल्यूट में से देखिए कि वोवल्स कितने हैं, आई, ओ, यू एंड ई। कॉन्सोनेंट कितने हैं, एन, फिर वी, देन एल, देन टी। हो गए सारे वर्ड्स, 8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, तो देखिएगा हमारे पास में 4 वोवल्स हैं और हमारे 4 कॉन्सोनेंट हैं। क्वेश्चन में क्या कह रहे हैं हम कि 3 वोवल एट ए टाइम यूज करने हैं और 2 कॉन्सोनेंट यूज करने हैं। तो 3 कितने में से चूज करने हैं, देखिए अब हम चूज कर रहे हैं। तो ये बात आपको पता है ना कि जब चॉइस होती है यानी कि सिलेक्शन होता है तो फॉर्मूला कौन सा लगता है, कॉम्बिनेशन का, है ना। और जब अरेंजमेंट करना पड़ता है तो अरेंजमेंट में कौन सा फॉर्मूला लगता है, परमुटेशन का। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि कॉम्बिनेशन आप कब यूज करते हैं, जब सिलेक्शन होता है। व्हेन यू कैन यूज कॉम्बिनेशन व्हेन यू आर सिलेक्टेड समवन या समथिंग। और परमुटेशन कब यूज करेंगे भाई, परमुटेशन आप तब यूज करते हैं जब आप अरेंजमेंट करते हैं, नंबर्स का, डिजिट्स का, पर्सन्स का, कुछ भी हो सकता है। ठीक, तो अब हमें क्या करना है, 1 2 3 4 वोवल्स में से 3 वोवल को क्या करना है, चूज करना है। तो उसका मतलब क्या आने वाला है, नंबर ऑफ वेज, जो भी हमारा क्वेश्चन है, 4 वोवल्स में से 3 यानी कि 4C3। 4 वोवल्स में से कितने चूज करने हैं, 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। तो कितने कॉन्सोनेंट है, 4, तो 4C2। ठीक है, एंड हुआ है ना, 3 वोवल्स एंड 2 कॉन्सोनेंट। और आपको याद है ना कि जब एंड होता है तो इसका मतलब मल्टीप्लाई करते हैं, जब और होता है तो हम प्लस करते हैं। साथ साथ थोड़ा परमुटेशन कॉम्बिनेशन रिवाइज करते रहेंगे। अब आप क्या करेंगे, आप ये आंसर छोड़ देंगे और यही गलती कर देंगे आप, यहीं पे गलत हो जाएगा बेटा। क्यों, बिकॉज आपके टोटल नंबर्स कितने थे भाई, 8। 8 में से आपने कितने चूज कर लिए, 5, 3 और 2 5, ये तो चूज कर लिए। लेकिन जो ये 5 नंबर चूज किए हैं, सॉरी 5 लेटर्स जो चूज किए हैं, आप बता सकते हैं इसमें से 5 में से कौन सा फर्स्ट आएगा, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, नहीं ना। तो इसका मतलब है 5 प्लेसेस हैं, 5 ही नंबर हैं, तो 5 प्लेसेस पे 5 नंबर को अरेंज करना है। अरेंजमेंट मीन्स भाई यहाँ पे आई आ सकता है, आई यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी, कहीं भी आ सकता है, तो वो अरेंजमेंट भी आपको करना है। ठीक, तो ये हुआ 5 प्लेसेस में से 5 लेटर्स को आपने अरेंज करना है। ठीक, दूसरा तरीका, आपके 5 नंबर हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि आंसर कितना होने वाला है, पहले आंसर लिख देती हूँ, 4C3 इंटू 4C2 इंटू वॉट, 5 फैक्टोरियल। 5P5 का मतलब 5 फैक्टोरियल होता है। या पहली प्लेस को फिल करने की 5 वेज, 5 लेटर में से कोई सा भी एक आ जाएगा। जो एक यहाँ पर आ गया वो यहाँ नहीं आ सकता, यानी कि 4। 2 वर्ड लिख चुके हैं 5 में से, तो इसमें से कोई से भी 3 में से एक आ जाएगा। फिर 1 2 3 वर्ड्स आप 3 लेटर्स आप लिख चुके हैं, तो उसका मतलब यहाँ पे बचे 2 लेटर, उन दोनों में से कोई सा एक आ जाएगा, और यहाँ बचता है आपका 1। ऐसे भी कर सकते हैं प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग से।
अदरवाइज ये तो है ये आपका इजी 5 फैक्टोरियल आंसर। तो ये आपका आंसर आने वाला है 5p5। फॉर्मूला याद है ना, एनपीआर का फॉर्मूला क्या होता है, एनपीआर होता है n फैक्टोरियल अपॉन n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारा परमुटेशन का फॉर्मूला है। और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला क्या होता है, NCR इज इक्वल टू n फैक्टोरियल अपॉन r फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर फैक्टोरियल। ये हमारे NPR और NCR के फॉर्मूले होते हैं। ठीक है गाइस, तो ये हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व कर लीजिएगा इसको, जो भी आपका आंसर आएगा। देखिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 है 3 मार्क्स का। ये भी हमारा परमुटेशन कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। कह रहा है कि ए कमेटी ऑफ 7 हैज टू बी फॉर्म्ड आउट ऑफ 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। 7 लोगों की हमें कमेटी तैयार करनी है जिसमें हमारे पास 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स हैं। ठीक है, तो 7 की कमेटी तैयार होगी 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से। डेफिनेटली बात है, आई थिंक क्लियर दिख रहा होगा कि ये सिलेक्शन कर रहे हैं आप, है ना। अब इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। यानी कि जब कमेटी में सिर्फ 3 लड़के आप चूज करेंगे तो पूछ रहे हैं कि हाउ मेनी वेज, कितने तरीके होंगे इस सवाल को करने के। ठीक है, कोई इश्यू इसमें क्वेश्चन में। देखिए 7 लोगों की कमेटी बनी है 9 बॉयज एंड 4 गर्ल्स में से। नाउ आई एम सेइंग कि वो कमेटी जो है किस मतलब इन हाउ मेनी वेज कैन दिस बी डन व्हेन द कमेटी कंसिस्ट ऑफ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स। कमेटी में कितने लोग चूज करने हैं आपने, 7, टोटल 7 होने हैं। अब मैं कह रही हूँ एग्जैक्टली 3 गर्ल्स, तो बेटा जब 3 गर्ल्स हो जाएंगी तो क्या होंगे, 7 चूज करने हैं। तो 3 गर्ल्स इसका मतलब 4 बॉयज विल बी चूजन फ्रॉम 4 गर्ल्स एंड 9 बॉयज। अब हम क्या कर रहे हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं। तो आंसर इज व्हाट, देयरफॉर नंबर ऑफ वेज क्या होने वाला है, 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स को चूज कर रहे हैं तो 4C3। 9 बॉयज में से क्या कर रहे हैं, 4 बॉयज को चूज कर रहे हैं तो 4C3 इंटू वॉट 9C4। ये आपका आंसर। अब इनको अरेंज नहीं करना क्योंकि तो पर्सन है ना, इनको कैसे अरेंज करेंगे, 3 एंड 4। 3 यूनिक पर्सन होंगे, 4 यूनिक पर्सन होंगे। 3 लड़कियां हमने चूज कर ली, 4 हमने लड़के चूज कर लिए, तो डिफरेंट होंगे वो सारे के सारे। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट इज एट मोस्ट 3 गर्ल्स। एट मोस्ट 3 गर्ल्स मीन्स, एट मोस्ट मीन्स ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां हो सकती हैं। ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां, इसका मतलब इसमें केसेस बन जाएंगे। क्या हो जाएगा, ज्यादा से ज्यादा 3 यानी कि 3 लड़कियां, या फिर क्या हो जाएगा 2 लड़कियां भी ले सकते हैं, 1 गर्ल भी ले सकते हैं और नो गर्ल भी ले सकते हैं, नो गर्ल। समझ रहे हैं, एट मोस्ट 3 गर्ल्स यानी कि ज्यादा से ज्यादा हम 3 लड़कियों को ही इस कमेटी में ले सकते हैं। ओके, तो जब आप 3 लड़कियों को इस कमेटी में लेंगे, मैक्सिमम, एट मोस्ट मीन्स मैक्सिमम 3 तो 3 से ज्यादा नहीं हो सकती, 3 से कम हो सकती है। तो 3 से कम में या तो 3 हो जाए, मतलब 3 भी ले सकते हैं, एट मोस्ट 3 गर्ल्स, ज्यादा से ज्यादा 3, तो 3 हो गई। 3 से कम 2, 2 से कम 1 ले सकते हैं, या फिर कोई भी गर्ल नहीं ले सकते। ये वाला केस आप छोड़ देते हैं। आप क्या कंसिडर करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा 3 लड़कियां लेनी है कमेटी में, तो इसका मतलब आप लेंगे या तो भाई 3 लड़कियां हो जाए, या 2 हो जाए, या 1 हो जाए। बट एक केस ये भी तो है कि हम किसी लड़की को ले ही ना। अब कमेटी कितने की तैयार करनी थी हमें, 7 की। 3 गर्ल्स है तो उसका मतलब क्या होने वाला है, 4 बॉयज। अगर 2 गर्ल्स है तो उसका मतलब 5 बॉयज। 1 गर्ल है तो उसका मतलब 6 बॉयज। और भाई अगर नो गर्ल है, कोई भी गर्ल नहीं है, तो उसका मतलब सातों के सातों हमारे बॉयज होंगे। मैंने क्या बोला है, या तो ये केस हो सकता है, और दिस और दिस और दिस। तो उसका मतलब 3 गर्ल्स एंड 4 बॉयज। हाउ मेनी गर्ल्स, 4, तो दैट इज 4C3 इंटू 4 बॉयज 9C4। और कह रही हूं तो प्लस आएगा। अब की बार 2 गर्ल्स हैं, 2 गर्ल्स कितने में से हैं, 4 गर्ल्स में से, तो 4C2 इंटू 5 बॉयज आउट ऑफ 9, तो 9C5। फिर 1 गर्ल, कितनी गर्ल है हमारी, 4 गर्ल्स हैं, तो 4C1 इंटू 6 बॉयज यानी कि 9C6 प्लस कोई भी गर्ल नहीं है, हमें 7 के 7 लड़के चूज करने हैं। तो कितने बॉयज थे हमारे पास, 9,
तो दैट इज 9C7। इनको सॉल्व कर लीजिएगा कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, ठीक है। आपका जो भी आंसर आएगा, और की जगह प्लस यूज करते हैं, एंड की जगह मल्टीप्लाई यूज करते हैं। ओके गाइज, तो ये हमारे कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन के 2 क्वेश्चन थे। अब आते हैं प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन पर। देखिए जी, प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। ये 2 नंबर का आया हुआ है। ये कार्ड्स के ऊपर डिपेंड है क्वेश्चन। 4 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड, यानी कि मल्टीप्लाई वाला हो गया हमारा, है ना, एंड। चलिए क्वेश्चन करने से पहले जरा एक थोड़ी सी निगाह डाल लेते हैं अबाउट कार्ड्स के बारे में। तो हमारे टोटल कार्ड्स कितने होते हैं भाई? 52 कार्ड्स होते हैं, सबको पता है। उसमें क्या होता है, 4 टाइप के सूट्स होते हैं, मीन्स 4 सूट्स मीन्स जैसे कि हार्ट हो गया एक, तो फिर डायमंड हो गया, फिर आपके पास में क्लब हो जाता है, और फिर आपके पास में हो जाता है व्हाट, स्पेड। ये होता है ना। हार्ट जो होता है वो रेड होता है, डायमंड भी क्या होता है, रेड होता है, क्लब क्या होता है आपका, ब्लैक, एंड स्पेड भी व्हाट, ब्लैक। ठीक है। हर सूट के 13 कार्ड्स होते हैं, यानी कि 13 होंगे हमारे हार्ट, 13 होंगे डायमंड, 13 होंगे क्लब, और 13 होंगे हमारे व्हाट, स्पेड। ठीक। अब रेड कार्ड कितने हो जाएंगे तो भाई हमारे पास में, अगर हम रेड कार्ड की बात करें तो 13 + 13 26, और अगर हम ब्लैक कार्ड की बात करें तो ब्लैक कितने हैं, क्लब भी ब्लैक होते हैं, स्पेड भी ब्लैक होते हैं, तो ये 13 कार्ड्स 13, तो उसका मतलब ब्लैक भी मेरे पास में व्हाट, 26। ठीक है। सबको पता है सबसे पहले एस आता है, यानी कि का ए, उसके बाद फिर 1 2 1 नहीं सॉरी, का तो ये हो गया, हिंदी में पढ़ लेते हैं इसको। दुग्गी याद है, ये 3 तिग्गी, चौगी, पंजी, है ना, 6 सत्ती, छग्गी सत्ती, फिर अठी, फिर नहला, फिर दहला। याद है भाई ये सारी चीजें हैं, पढ़ी होंगी कभी नहीं, मतलब कार्ड्स देखे हैं तो यही होते हैं। उसके बाद इसमें 11 नहीं होता, इसमें होता है जैक, यानी कि जे, गुलाम हम इसको पढ़ते हैं। उसके बाद फिर आती है क्वीन, यानी कि रानी। उसके बाद आता है के, यानी कि किंग, मतलब बादशाह। इनको हम पढ़ते हैं फेस कार्ड्स। व्हाट आर दीज? फेस कार्ड्स। ठीक। उसके अलावा एस हो गया, और ये हो गया आपके नंबर में, और ये जैक, क्वीन एंड किंग, जोकर नहीं सॉरी, ये आपके पास में गुलाम हो जाता है, क्वीन, एंड ये आपका किंग यानी कि राजा। ये फेस कार्ड है। तो फेस कार्ड कितने हो गए टोटल बताइएगा? 4 सूट, मतलब 4 ये होंगे, यानी कि एक हार्ट का होगा, एक डायमंड का होगा, एक क्लब होगा, एक स्पेड होगा, ये 4 हो गए। क्वीन भी हमारे पास में 4 होंगी, और किंग भी हमारे पास में 4 होंगे, तो इसका मतलब है फेस कार्ड टोटल कितने हो गए? 12। फेस कार्ड कितने हो गए? 12। एस कितने हो गए? 4। ठीक है। तो फेस कार्ड की बात होती है तो 12। दुग्गी कितने होंगी? 4, तिग्गी 4, है ना, जिसमें से एस 4 होंगे, 2 ब्लैक होंगे, 2 रेड। ऐसे ही हर पत्ता जो होगा, हर कार्ड जो होगा वो ऐसे ही होगा, 2 रेड 2 ब्लैक, तो टोटल 4। तो जैक 4 होंगे, क्वीन 4 होंगी, किंग 4 होंगे, तो 4 4 8 और 4 12। तो टोटल जो हमारे फेस कार्ड, इन पे फेस बना होता है एक्चुअली, इसलिए हम इनको फेस कार्ड बोलते हैं, तुरुप चाल बोलते हैं हम इनको भाई, हैं। हमने तो बचपन में बहुत खेला है बहुत। तो फेस कार्ड्स 12 हो गए आपके पास में। ओके गाइज, तो चलिए इसको पूरे को ध्यान में रखते हुए, जब तक ये चीजें नहीं आएंगी जब तक आप क्वेश्चन नहीं कर पाएंगे। ठीक। तो चलिए मिटाते नहीं हूं मैं इसको, ऐसे इसको क्वेश्चन को ही कर देती हूँ। 52 कार्ड्स हैं, कितने कार्ड्स ड्रॉ हैं हमारे? 4 कार्ड्स ड्रॉन है। तो हमें निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑब्टेनिंग 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। तो लेट ई बी द इवेंट ऑफ गेटिंग what? 3 diamond and what? 1 spade। ये मैंने एक इवेंट मान ली। अब मुझे निकालनी है इसकी प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई क्या हो जाता है अगर फॉर्मूला याद है? नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस।
ठीक है, नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ केसेस, यानी कि फेवरेबल केसेस जितने होंगे अपॉन में आ जाएंगे टोटल नंबर ऑफ केसेस। अब टोटल नंबर ऑफ केसेस का मतलब कितने कार्ड्स आप निकाल रहे हैं, 4 कार्ड्स, कितने में से, 52 में से। इसका मतलब आप 52 कार्ड्स में से चूज कर रहे हैं 4 कार्ड्स, इसका मतलब क्या हो जाएगा, कॉम्बिनेशन, यानी कि अपॉन में आ जाएगा 52C4, ये हो जाएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ केसेस। मीन्स 52 कार्ड्स में से आप क्या कर रहे हैं, 4 कार्ड्स। ठीक है, तो 52 कार्ड्स में से 4 कार्ड्स हम निकाल रहे हैं, टोटल जो हमारा काम हो रहा है, तो ये टोटल नंबर ऑफ केसेस हो जाएंगे। अब फेवरेबल में हमारी इवेंट जो होती है वो फेवरेबल होती है, तो उसके जितने केसेस आएंगे वो ऊपर लिखेंगे। ठीक, यानी कि कितने आउटकम्स आ रहे हैं आपके। अब देखिएगा क्या कह रही हूं मैं, 3 डायमंड्स एंड 1 स्पेड। 3 डायमंड्स कितने हैं भाई टोटल मेरे पास में, ये रहा डायमंड, तो डायमंड कितने होते हैं मेरे पास, 13। तो 3 डायमंड्स, इसका मतलब क्या हुआ, 13 में से आपको कोई 3 चूज करने हैं, और 1 स्पेड कितने हैं मेरे पास में, स्पेड भी मेरे पास में 13 है, तो इसका मतलब 13 में से कोई एक स्पेड आ जाएगा। कोई दिक्कत इसमें, ठीक है बेटा। अब इसको हमें सॉल्व करना है जस्ट, ठीक, अभी मैं इसको रब कर देती हूँ, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करना भी बताती हूँ। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट था इसमें, जो मैं जो ये रब कर रही हूँ, ये आपको पता होना चाहिए, तभी आप कार्ड्स वाले क्वेश्चंस कर पाएंगे, अदरवाइज नहीं हो पाएंगे वो क्वेश्चन। 13C3, तो 13C3 को हम अलग सॉल्व कर देते हैं, चलिए मैं अलग से सॉल्व बताती हूँ। 13C3, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 3 फैक्टोरियल इंटू वॉट, 3 फैक्टोरियल, तो 13 फैक्टोरियल अपॉन 13 माइनस 3 यानी कि 10 फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल। ओपन कर देते हैं, 13 को 10 तक लेके जाइएगा, जो बड़ा फैक्टोरियल होता है उसको छोटे फैक्टोरियल तक लेके जाते हैं। तो फैक्टोरियल को कैसे ओपन करते हैं, 13 के बाद 12, 11 और 10 फैक्टोरियल। इसको ओपन नहीं करूंगी बिकॉज ये कैंसिल हो जाएगा। 3 फैक्टोरियल की वैल्यू 3 इंटू 2 इंटू 1, कैंसिल, 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 2, तो जो भी आएगा 26 इंटू 11 ये आ गई मेरी 13C3 की वैल्यू। 13C1 डायरेक्ट लगा सकते हैं आप, NC1 की वैल्यू n होती है, तो मैं चलिए फिर भी कर देती हूँ। 13 फैक्टोरियल, 13 माइनस 1 12 फैक्टोरियल फॉर्मूला, और इंटू में 1 फैक्टोरियल। इसको मैं लिख देती हूँ 13 इंटू 12 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल इंटू 1। 12 से 12 गया, 2 वैल्यूज आ गई। अब 52C4 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए कर रही हूँ पूरा। 52 फैक्टोरियल, 52 माइनस 4 48 फैक्टोरियल, और इंटू में 4 फैक्टोरियल। 52 को 48 तक ले जाओ, 52 51 50 49 48 फैक्टोरियल। ऐसी फैक्टोरियल को ओपन करते हैं ना, एक एक लेस होता चला जाता है, 1 तक पहुंच जाती हैं चीजें। 48 फैक्टोरियल, 4 की वैल्यू क्या होगी 4 फैक्टोरियल की, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, इससे उड़ा दीजिएगा। ठीक, देखिएगा जो भी आंसर आ रहा है 225, 3 से काटिएगा इसको, 3 2 ज़ा, सॉरी 3 1 ज़ा एंड 3 7, और 4 से इसको उड़ाइएगा 13, तो आंसर आया 13 इंटू 17 इंटू 25 इंटू 49। ये सारी की सारी वैल्यूज यहाँ रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। अब तो सॉल्व हो जाएगा ना ये, ठीक है। तो ये हमारा प्रोबेबिलिटी का फर्स्ट क्वेश्चन जो 2 नंबर का आया हुआ था। देखिए जी, प्रोबेबिलिटी का एक क्वेश्चन और आया हुआ है, वो है केस स्टडी वाला क्वेश्चन। ठीक, क्वेश्चन नंबर 14 4 नंबर का आया हुआ है। इसमें बोला है कि ड्यूरिंग द कोविड-19 pandemic, due to shortage of doctors, team of medical students doing their internship were asked to assist senior doctors during surgeries at City Hospital. The probability of surgeries rated as very complex, then complex, simple and very simple. ये जो सर्जरी हुई हैं उनके टाइप्स हैं कि कुछ सर्जरीज बहुत कॉम्प्लेक्स थी, कुछ कॉम्प्लेक्स थी, कुछ सिंपल थी और कुछ वेरी सिंपल थी, और उनकी प्रोबेबिलिटीज इज गिवन टू यू. Okay guys, now using the above information, now you have to find the probability that the particular surgery will be complex or very complex.
नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर वेरी सिंपल। ये आपके दो केसेस हैं जो आपको फाइंड आउट करने हैं। मेरे ख्याल से क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि भाई क्वेश्चन में आपने क्या करना है। ठीक, तो सबसे पहले आप मान लीजिएगा कि लेट जो आपकी E1 है दैट इज इवेंट दैट सर्जरी इज वेरी कॉम्प्लेक्स। सबसे पहले तो आपको इवेंट्स माननी होती हैं प्रोबेबिलिटी में, तो E2 में क्या ले लूं भाई, इवेंट दैट सर्जरी इज कॉम्प्लेक्स। E3 क्या ले लें हम, इवेंट दैट सर्जरी इज सिंपल। और E4 इज सर्जरी इज वेरी सिंपल। ठीक है, तो ये आपके पास में वेरी कॉम्प्लेक्स, कॉम्प्लेक्स, सिंपल एंड वेरी सिंपल। ठीक, अब देख लेते हैं भाई इसमें अब क्या करना है आपने। जो फर्स्ट है कह रहा है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी, फर्स्ट पार्ट दैट द सर्जरी इज कॉम्प्लेक्स। तो कॉम्प्लेक्स को हमने क्या माना है, E2, और वेरी कॉम्प्लेक्स, और वेरी कॉम्प्लेक्स को हमने E1, तो E1 यूनियन E2 माना है हमने। फर्स्ट पार्ट में हमें ये निकालना है, फॉर्मूला लगा दीजिएगा। तो प्रोबेबिलिटी E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E2। अब प्रोबेबिलिटी E1 कितना गिवन है, 0.15। प्रोबेबिलिटी E2 कितना गिवन है, 0.20। E1 इंटरसेक्शन E2 मीन्स व्हाट, वेरी कॉम्प्लेक्स भी हो, मतलब कॉम्प्लेक्स भी हो और बहुत कॉम्प्लेक्स भी हो। वेरी कॉम्प्लेक्स एंड कॉम्प्लेक्स, इसका मतलब ये तो पॉसिबल नहीं है भाई, या तो सर्जरी होगी कॉम्प्लेक्स या होगी वेरी कॉम्प्लेक्स। तो इसका मतलब इन चारों में से कोई सी एक ही होनी है, दो एट ए टाइम नहीं हो सकती। तो इसका मतलब दीज आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ, इस ये इंटरसेक्शन इसमें कुछ भी नहीं है, कॉमन है, तो 0। तो इसका मतलब आंसर विल बी 0.35। कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें, ठीक है ना। तो देखिए कॉम्प्लेक्स और वेरी कॉम्प्लेक्स, E1 और यानी कि यूनियन E2, तो बस फॉर्मूला लगा दिया ये, क्योंकि E1 और E2 में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा। कॉमन क्यों नहीं आएगा भाई, या तो कॉम्प्लेक्स होगी या वेरी कॉम्प्लेक्स होगी, दोनों एक साथ नहीं हो सकती है। तो आंसर, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई, 0। ओके, अब इसके सेकंड पार्ट पर आते हैं। सेकंड पार्ट था इसका, क्वेश्चन मिटा दो, नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स नॉर, यहां से हटा देती हूँ। क्वेश्चन तो समझ गए ना आप लोग। देखिए सेकेंड पार्ट में बोल रहे हैं नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स यानी कि प्रोबेबिलिटी, नाइदर वेरी कॉम्प्लेक्स यानी कि E1 डैश, नॉर वेरी सिंपल, नॉर वेरी सिंपल। तो नाइदर नॉर में ये हो जाएगा, वेरी सिंपल मीन्स कहाँ गई वेरी सिंपल, दिस वन। तो ये हो जाएगा E4 का कॉम्प्लीमेंट। या इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, ये वाला कौन सा रूल होता है भाई, डी मॉर्गन्स लॉ। तो ये आपका डी मॉर्गन्स लॉ हो गया, डी मॉर्गन्स लॉ। अब इसको कैसे लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2। अब लगा लीजिएगा 1 माइनस, इसका फॉर्मूला क्या मिलेगा, सॉरी E4, तो E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E4 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 इंटरसेक्शन E4। अगेन 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 कितनी है, 0.15। ये माइनस है, ये प्लस है, तो माइनस। प्रोबेबिलिटी E4 कितनी है, 0.80। और भाई अगेन प्लस वेरी कॉम्प्लेक्स एंड वेरी सिंपल एट ए टाइम नहीं हो सकती, इसका मतलब कुछ भी कॉमन नहीं है, मीन्स व्हाट, 0। तो क्या हो गया, 1 माइनस 0.95 यानी कि 0.05। प्रोबेबिलिटी नेगेटिव तो आ ही नहीं सकती, या आ सकती है बेटा, ये ना 0.8 नहीं है, ये है 0.08, मिस प्रिंट है थोड़ा, ठीक है। तो ये 0.08 कर दीजिएगा यहाँ पर, तो यानी कि 0.023 और ये हो जाएगी 77, ठीक है। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी का इक्वेशन। तो ये हुआ हमारा डीओई प्रैक्टिस पेपर के परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड प्रोबेबिलिटी के कुछ क्वेश्चन। ओके गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट पार्ट के साथ और नेक्स्ट टॉपिक के क्वेश्चंस के साथ। टिल देन हैव अ नाइस टाइम एंड टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड बाय बाय।